हेलो गाइस, तो आगे आप जो वीडियो ऑडियो सुनोगे ये है चैप्टर 4 की ऑडियो। मेरी फ्रेंड ने रिकॉर्ड की थी, वो May 24 में सीए बन चुके हैं वो, ठीक है। तो वो बाई चांस ऑडियो पड़ी थी, तो आई थॉट बिकॉज ऐसे चैप्टर 4 करना ही लाइक काफ़ी बड़ा चैप्टर है, मतलब इसमें काफ़ी कुछ ज्ञान दे रखा है जो काम का नहीं है। तो बट लेट्स सी लाइक इससे कवर हो जाए हमारा फटाफट, ठीक है गाइस। देखो आगे, ऑल द बेस्ट। देख, पहले उन लोग ने बोला कि कौन सी रिस्क होती है। सो तेरी वो इनहेरेंट रिस्क आ गई, कंट्रोल रिस्क आ गई, डिटेक्शन रिस्क आ गई। फिर उसके बाद वो पूछता है कि हाउ व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ रिस्क आइडेंटिफिकेशन। तो पहले हम बोलते हैं कि जो भी रिस्क है, बेसिकली व्हाट यू वांट टू सी द मैग्नीट्यूड एंड स्टफ, कि कितनी मटीरियल हो सकती है, कितना सिग्निफिकेंट है। तो हम सिग्निफिकेंस देखते हैं, एक रिस्क आइडेंटिफाई की उसका सिग्निफिकेंस देखेंगे। हम सोचेंगे अगर बाई चांस ये हुआ है तो उससे क्या इम्पैक्ट आ सकता है, और जो भी इम्पैक्ट आएगा वो मटीरियल होगा क्या इम्पैक्ट। एंड देन हम देखेंगे कि चलिए उसका ये हो गया, इम्पैक्ट का कितना सिग्निफिकेंस है, वो इधर से देख लिया। फिर हम लाइकलीहुड देखेंगे कि व्हाट आर द चांसेस ऑफ इट हैपनिंग। फिर वो बेसिस पे हम देखेंगे कि बेसिकली उसका मैग्नीट्यूड एंड लाइकलीहुड कितना है वो रिस्क का। फिर हम देखेंगे कि उसके ऊपर तेरे कौन से असर्शंस, तेरी बैलेंस शीट के कितनी आइटम्स अफेक्ट हो सकती है। एंड कोई कंट्रोल है क्या, कंट्रोल एनवायरनमेंट कैसा है, कोई कंट्रोल है जो रिस्क को कम कर रहा है। फिर उसके बाद इंडिकेटर्स दिए है, ये ठीक है, कंप्लीटनेस, एग्जिस्टेंस, रिकॉर्डिंग, वो सब असर्शन वाइज उसने बोला है कि क्या चीज़ हो सकता है। फिर उसके बाद ऑडिट प्रोसीजर्स, अगर परचेजेज आर मेड विदाउट पीओ मतलब बेसिकली फेक परचेज का कोई मे बी हो सकता है, थोड़ी रिस्क है। पीओ के बिना कर रहा है मतलब तेरे दो एरियाज़ में प्रॉब्लम हो सकती है। एक तेरा परचेज अकाउंट हो गया एंड एक तेरा अकाउंट्स पेबल हो गया। फिर उसके बाद तो उसके लिए हम क्या प्रोसीजर ले सकते हैं। तो वीकेंड पहले तो हम देख सकते हैं कि वेंडर के साथ जो भी तुम लोग ने बातचीत की है, पीओ नहीं या फिर कुछ और है, कोई मेल पे कम्युनिकेशन या कुछ है, कोई करस्पॉन्डेंस, कोई बातें दिखाओ। तुम लोग ने परचेज एक्विजिशन इन जनरल तुम लोग ने कैसे किया, तुम्हारा प्रोसेस क्या है। फिर मैनेजमेंट भी कभी कभार रिको बनाती है, कितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, उसके अगेंस्ट कितना मटीरियल एक्चुअल में सप्लाई हुआ है। एक बार लिस्टिंग भी देख लो वेंडर की कि क्या क्या चीज़ें हैं। फिर वेंडर के अगेंस्ट जो भी अमाउंट, अगर क्रेडिट पीरियड के पहले ही पेमेंट कर दिया तुम लोग ने तो ऐसा क्यों किया है, क्योंकि यूजुअली क्रेडिट पीरियड के एंड तक रुकते हैं पेमेंट करने के लिए। एंड एट द एंड तुम लोग मैनेजमेंट या TCWG से डिस्कस कर लो कि हम लोग को ऐसा कुछ मिला कि पीओ नहीं था, तो वो इशू के बारे में यू डिस्कस विद द क्लाइंट। फिर उसके बाद रिस्क बेस्ड ऑडिट क्या होता है। रिस्क बेस्ड ऑडिट इज़ बेसिकली तेरा नॉर्मल ऑडिट। तो उसमें पहले तो वो बोलता है कि असेस करो रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट क्या है। फिर तुम लोग तुम्हारे ऑडिट प्रोसीजर्स डिज़ाइन, परफॉर्म फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स करो एंड फाइनली ऑडिट रिपोर्ट दो। तो अब रिस्क असेसमेंट में वो बोल रहा है कि रिस्क असेसमेंट में बेसिकली तेरा सब प्लानिंग आ गया कि पहले तो तू वो क्लाइंट कर सकता है क्या, शुड वी एक्सेप्ट द एंगेजमेंट। फिर मैं ओवरऑल प्लानिंग देखूंगा कि कैसे मुझे ऑडिट परफॉर्म करना है, स्ट्रैटेजी देखूंगा। फिर मैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करूंगा जिससे मुझे पता चलेगा कि कौन से टाइप के थ्रेट्स है, इनहेरेंट रिस्क क्या है, कंट्रोल रिस्क क्या है, वो डिटेक्शन रिस्क मुझे कितनी रखनी चाहिए। वैसे करके मेरे को रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट मिल गया, इनहेरेंट और कंट्रोल को मल्टीप्लाई करके रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट मिल गया। फिर वहाँ से मुझे पता चलेगा, मैं अंडरस्टैंडिंग लूँगी कि उसके प्रोसेसेस कैसे, उसका इंटरनल कंट्रोल डिज़ाइन कैसा है, वैसा कुछ। फिर उसके बाद रिस्क रिस्पॉन्स, उसमें मतलब वो अंडरस्टैंडिंग ले लिया, रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट और वो सब देख लिया। उसके बेसिस पे मैं मेरे ये फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स और वो सब प्लान करूँगी, TOD करना है, TOC करना है, कैसे करना है। एंड देन क्या है ये, some of the matters that auditor should consider when planning audit procedures. Assertions cannot be, हाँ कभी कभार वो लोग बोल सकते हैं कि सब्सटैंटिव टेस्टिंग ही नहीं करना चाहिए, उसके साथ भी कुछ करना चाहिए, कंट्रोल टेस्टिंग भी देखो। सब्सटैंटिव टेस्टिंग अगर कम करना है, तुम लोग स्कोप कैसे चेंज कर सकते हो, एनालिटिकल बढ़ा के तुम लोग TOD कम कर सकते हो। या फिर अगर कुछ फ्रॉड या कोई अनप्रिडिक्टेबल आइटम तुम लोग ऐड करो, अगर फ्रॉड होता है तो तेरी टेस्टिंग चेंज हो जाएगी। देयर इज ऑलवेज इनहेरेंट रिस्क ऑफ ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स एंड रेवेन्यू रिकग्निशन। सिग्निफिकेंट रिस्क के लिए और स्पेसिफिक प्रोसीजर्स फॉलो करो, उस पर ज़्यादा हद तक योर एक्सटेंट ऑफ टेस्टिंग वुड इंक्रीज। फिर वो पूछ रहा है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकता है, इंटरनल कंट्रोल्स रिलेटिंग टू अकाउंटिंग सिस्टम। तो उसमें तो सोच कि रिकॉर्डिंग और वो वाला पार्ट सोच कि इन जनरल कोई भी ट्रांजैक्शन है, सबसे पहले तो ऑथराइजेशन तो किधर भी चाहिए चिपका दे, ऑथराइज तो होना ही चाहिए। फिर प्रॉम्प्टली रिकॉर्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने ट्रांजैक्शन आज कर दिया लेकिन मैं यार 1 वीक बाद रिकॉर्ड करी हूँ,
प्रॉम्प्टली रिकॉर्ड करो, असेट सेफ गार्ड करो, कोई भी अनऑथराइज एक्सेस नहीं होना चाहिए, मतलब कस्टडी वाला पार्ट सेपरेट रखो वैसा टाइप का। एंड जो भी असेट्स है उसको वेरीफाई करते रहो कि हाँ एक्चुअल में फिजिकली जो असेट्स है उसका कंडीशन एंड क्वांटिटी सिमिलर टू जो बुक्स में दिख रहा है। फिर कंट्रोल्स के क्या लिमिटेशन हो सकता है, तेरा कभी कभार हो सकता है कि तूने कंट्रोल तो लगा दिया बट तुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार ये जो रिस्क है वो एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि मेरा जो कंट्रोल लगाने का एक्चुअल में कॉस्ट है दैट इज़ सो हाई कि जो रिस्क वो मिटिगेट कर रहा है उससे उतना मेरा पैसे नहीं बचने वाले। एट द एंड ऑफ द डे माई कॉस्ट इज़ वेरी हाई, तो मे बी आई डोंट वांट टू अप्लाई इंटरनल कंट्रोल। ऐसा मैनेजमेंट को लगे कि मैं खर्चा क्यों करूँ। फिर ऐसा हो सकता है कि यार इंटरनल कंट्रोल तो तेरे रिस्क असेसमेंट के हिसाब से कर रहा है, यू आर प्लेसिंग इट ऑन द बेसिस ऑफ कि तुझे क्या लग रहा है क्या रिस्क है। बट अगर कोई अनयूजुअल रिस्क आ गई जिसके अगेंस्ट यू आर नॉट प्रिपेयर तो इंटरनल कंट्रोल नहीं कर पाएगा कुछ भी। इट इज़ बेस्ड ऑन एट द एंड तेरा इमेजिनेशन कितना चल सकता है। फिर ऐसा भी है कि अगर बाई चांस एम्प्लॉय ने मिल जोड़ के कोई कल्यूजन किया तो हो जाएगा, मतलब यू विल बी एबल टू ब्रेक द इंटरनल कंट्रोल। अगर मैनेजमेंट तो ऊपर वाले लेवल ने कुछ भी किया तो पक्का तेरा एस्टिमेट जजमेंट को ऊपर नीचे करके दे आर वेरी इजीली गोइंग टू ब्रेक या ओवरराइड द कंट्रोल्स। देन इन जनरल वो लोग बोलते हैं हमेशा देख कंट्रोल्स में कैसा होता है, एक सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी बोलने का, ऑथराइजेशन बोलने का, रोटेशन बोलने का, लाइक दीज आर वेरी कॉमन थिंग्स कि ये चीज़ तो हमें चाहिए कि इतनी चीज़ें तो हो ही। फिर वो बोलता है कि स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल कंट्रोल में कैसी चीज़ है, तो जैसे कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, तो ड्यूटी को तो कैसे सेग्रीगेट करेगा, तो बोलेगा कि जो भी ऑथराइज कर रहा है ट्रांजैक्शंस को, जैसे कि एक बंदा सोचा कि हाँ मैं ऑर्डर देना चाहता हूँ तो वो ऑर्डर देवे या ना देवे, शुड वी एक्चुअली गिव और नॉट, उसका ऑथराइजेशन वाला पार्टी शुड बी सम सीनियर मैनेजमेंट का कोई अलग पर्सन होना चाहिए। फिर बाद में ऑर्डर दे दिया, फिर वो ऑर्डर को एग्जीक्यूट करे, अलग अलग वेंडर्स से कोटेशंस मंगाए, वो पूरा एग्जीक्यूशन का पार्ट किसी और करना, कोई और करना चाहिए। फिर एक बार ऑर्डर आ गया, फिर इन्वेंट्री या कुछ भी जो भी तेरा असेट था वो सप्लाई हुआ, उसका फिजिकल कस्टडी, असेट मेंटेनेंस वो कोई और करेगा, तेरे स्टोर हाउस में होगा, वो किसी और के हाथ में होना चाहिए। एंड देन जिधर भी तेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, जिधर तू इन्वॉइसेस और सब मेंटेन कर रहा है वो कोई और पर्सन के पास होना चाहिए। तो इन जनरल लाइक ये 4 एरियाज़ का तो एटलीस्ट इतना तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होना ही चाहिए। फिर ये उसके ऊपर ही बोला है, इन जनरल वो लोग बोलते हैं कि कैश एंड इन्वेंट्री ऐसी चीज़ है कि उसमें असेट सेफ गार्ड का सबसे बड़ा इशू है कि कैश है तूने फटाफट चोरी कर लिया, किसी को पता चला नहीं, इन्वेंट्री छोटी मोटी है तो इन्वेंट्री छोटी मोटी है वो ले ली तो नहीं पता चला, वैसे टाइप का। एंड एक्सटर्नल ऑडिटर भी लगाओ, सी इंडिपेंडेंट चेक्स बाय एक्सटर्नल ऑडिटर भी होगा, वो भी बोलेगा कि तुम्हारे कंट्रोल में ये प्रॉब्लम है, ये डेफिशिएंसी हमें दिखी। देन वो बोलता है कि इन जनरल कंपोनेंट के एलिमेंट्स कैसे होते हैं। नाउ इसको ऐसा समझ कि ये तेरा बड़ा पिक्चर है। अब बड़े पिक्चर में सबसे पहले आता है तेरा कंट्रोल एनवायरनमेंट। कंट्रोल एनवायरनमेंट मतलब देखते हैं कि एक्चुअल में मैनेजमेंट में इंटेग्रिटी है क्या, वो लोग की स्टाइल क्या है ऑपरेटिंग की। जैसे तूने देखा होगा कोई क्लाइंट तेरे ऐसे होते हैं जिसको सब एकदम परफेक्ट चाहिए, दे विल फॉलो द लॉज एंड एवरीथिंग एंड दे विल बी लाइक हाँ ऐसा है तो ऐसे ही करने का। वर्सेस कोई क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिसको कोई नहीं पड़ी है, दे लाइक हाँ ये ऐसे ऐसे करके ख़त्म कर दो, ऐसे ऐसे ख़त्म कर दो। तो इन जनरल देखो कि वहाँ का एक्चुअल में मतलब ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ पे बिलीफ कैसी है, हाउ दे आर लाइक फॉलोइंग देयर कोड ऑफ कंडक्ट एंड दोज काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन सी। फिर उसके बाद रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। तो अपन तो ठीक है, अपन तो कर रहे हैं कंट्रोल टेस्टिंग, बट एंटिटी खुद भी तो करती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एंटिटी को खुद बनाने हैं इंटरनल कंट्रोल्स। तो उन लोग ने जो रिस्क आइडेंटिफाई किया है, कौन से बेसिस पे किया है, उन लोग का क्या प्रोसेस था, वो जो असेस किया है उसका लाइकलीहुड एंड इम्पैक्ट उन लोग को क्या लगता है, फिर हाउ डू दे थिंक दैट दे कैन मिटिगेट दोस रिस्क। एंड मे बी 100 रिस्क है, उसमें से 80 रिस्क दे कैन मिटिगेट, बट बैलेंस 20 अभी भी रेसिडुअल है, उसके ऊपर अभी तक कंट्रोल नहीं है। तो उसका उन लोग ने कैसे असेस किया है, उसका कितना वो लोग इम्पैक्ट उन लोग को लग रहा है कि वो वाली रिस्क का है। फिर उसके बाद है कि चेंजेस रिस्क, कोई चेंजिंग सर्कमस्टांसेस की वजह से भी रिस्क आ सकती है। तो उसमें अलग अलग रिस्क हो सकती है, जैसे कि सबसे पहले तेरी टेक्नोलॉजी चेंज। तो अगर मेरे पास एक लैपटॉप हो और सडनली मुझे कोई दूसरा लैपटॉप दे दे तो अपन को उसमें भी प्रॉब्लम आती है, तो 2-3 दिन तो हाथ बैठने में लग गया। तो इन जनरल बहुत सारी टेक्नोलॉजी शिफ्ट होती है, तेरे सेम सॉफ्टवेयर्स में भी बहुत सारे अपडेट आ सकते हैं, या फिर तेरे सॉफ्टवेयर चेंज हो सकते हैं जिस पे तू परफॉर्म कर रहा है। फिर तेरा कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन सिस्टम लाइक टैली से वो ERP में शिफ्ट हो गया, या कोई दूसरा सॉफ्टवेयर कोई दूसरे सॉफ्टवेयर में अकाउंटिंग कर रहा है। फिर न्यू पर्सनल में ऐसा हो सकता है कि जैसे कि हमारे अंदर एक क्लाइंट था,
वो जो क्लाइंट बहुत एक्सपीरियंस क्लाइंट था वो तो चला गया, फिर उसके बदले जो एकदम नया वाला क्लाइंट आया उसको तो कुछ पता ही नहीं है, तो वो मे भी गड़बड़ में कोई मिस्टेक कर दे तो वो अलग टाइप की रिस्क लेके आता है उसके साथ। फिर उसके बाद रैपिड ग्रोथ, कभी कभार ऐसा होता है कि एंटिटी को चाहिए कि नहीं यार हमें तो फुल फ्लो में बहुत बड़ा होना है, तो बहुत एक्सपेंशन कुछ ना कुछ करते रहते हैं। सो ऑपरेशंस बढ़ गए, एंड ऑपरेशंस बढ़ गए तो मे बी किधर तो जोल होने के चांसेस भी बढ़ गए, एंड इन जनरल बहुत कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस होते हैं क्योंकि बाद में तेरे बिजनेस कॉम्बिनेशन और वैसा सब चीज़ें आ गई, तो तेरा बहुत कॉम्प्लेक्स रिस्क एरिया हो गया वो। फिर उसके बाद कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, मतलब वही जो मैंने बोला बिजनेस कॉम्बिनेशन, एंड दे आर सेइंग कि ये तो बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड ऑल आई वाज सेइंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यू आर इंक्रीजिंग द बिजनेस एक्सपेंशन। फिर एट द सेम टाइम अगर तू कम कर रहा है तो स्टाफ वाफ रिड्यूस कर रहा है, तो वो लोग बोल रहे हैं कि तूने स्टाफ वाफ रिड्यूस किया तो मे बी बाकी स्टाफ पे ज़्यादा प्रेशर आ गया, उन लोग को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, तो उन लोग की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। एंड न्यू प्रोनाउंसमेंट AS से इंडेस आ गया, पुराने वाले टैक्स से IDT आ गया, वैसा कुछ भी हुआ तो। फिर वो पूछे कि कंट्रोल एक्टिविटीज़ क्या हो सकती है, तो एक तो परफॉर्मेंस रिव्यू, जैसे कि मतलब वो लोग हमेशा, हम पता है उन लोग से फोरकास्ट लिया होगा SFI 70 में गोइंग कंसर्न के लिए, वो लोग ने तो कुछ एस्टिमेट बनाया होगा, फिर वो लोग ने तो एस्टिमेट बनाया तो वैसा लास्ट ईयर भी बनाया होगा फॉर द करंट ईयर, फिर वो लोग देखेंगे कि एक्चुअल परफॉर्मेंस कितना हुआ है वर्सेस उन लोग ने बजट क्या किया था। फिर वो लोग बोल रहे हैं इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग की जनरल IT कंट्रोल्स भी होता है, एप्लीकेशन कंट्रोल्स भी होता है, तो उसके रिलेटेड भी कोई हो सकता है। जनरल IT कंट्रोल्स जैसे कि मतलब इन जनरल तेरे सॉफ्टवेयर पे या तेरे वो क्या कहते हैं वो इंटरनेट जो चलता है वो पूरे इंटरनेट पे लोगों ने कंट्रोल रखा है कि लेट्स से तू तेरे लैपटॉप पे कभी भी ये चीज़ नहीं कर पाएगा, तू कभी भी गूगल पे कुछ सर्च नहीं कर पाएगा, वैसा बहुत जनरल चीज़ है, तेरा बस ब्लॉक ही कर देगा डायरेक्ट। वर्सेस एप्लीकेशन कंट्रोल की जो भी तेरा एक स्पेसिफिक कंट्रोल है उसमें तो लेट्स से एक तूने वर्किंग पेपर बनाया नहीं, लेकिन मैं क्लाइंट पर्सपेक्टिव से सोचूं तो लेट्स से एक तूने कुछ तो बनाया, एक तूने इनवॉइस बना दिया, फिर इनवॉइस ऑथराइज और सब फाइनल हो गया, फिर उसके बाद तो कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। सो वो इनवॉइस क्रिएशन एप्लीकेशन में उन लोग ने ऐसा कोई कंट्रोल डाला है मे बी, तो वैसे है वो लोग कंट्रोल जनरल भी डाल सकते हैं, कोई एप्लीकेशन स्पेसिफिक भी डाल सकते हैं। फिजिकल कंट्रोल तो वो सेम जो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी में देखा, इन्वेंट्री एक बंदा मेंटेन करेगा, इन्वेंट्री के अकाउंट्स अलग बंदे के पास होना चाहिए, फिजिकली कोई तीसरा बंदा आके एक बार देखना भी चाहिए कि जो मेंटेन किया वो ठीक किया कि नहीं, फिजिकली काउंट करना चाहिए उसको। फिर उसके बाद सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी में अकाउंटिंग वाला पार्ट, बिल्स किसके पास है वो सब वाला पार्ट। इंटरनल कंट्रोल चेक सिस्टम, सी इंटरनल कंट्रोल चेक मतलब क्या है, मेक अ चेकर, एक बंदा बना रहा है दूसरा बंदा चेक कर रहा है, तो उसके ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, पहले तो कोई एरर या फ्रॉड है, एक जन जो बना रहा है उसने कुछ तो गलती कर दिया, तो दूसरा बंदा पॉइंट आउट कर सकता है कि ही कैन डिटेक्ट ईजिली कि यू नो दिस वाज द एरर। फिर उसके बाद कोई भी मतलब ऐसा पॉसिबिलिटी कि एक एरर इग्नोर हो जाए, डिटेक्शन में तो ईजी हो गया, प्लस अवॉइड मिनिमाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ ओमिशन, कि एक चीज़ था जो उसने कर लिया लेकिन किसी के आपके सामने नहीं आया, तो वो अभी मतलब मेगा चेकर की वजह से तुझे पता चल गया। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई ना यार, मुझे पता है कि मेरा जो भी वर्क है मेरा सीनियर एक चेक करने वाला है, तो इट इज़ लाइक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, ऐसा नहीं है कि मैं जो भी कर दूँ वो बंद हो जाएगा, आई हैव टू रिस्पॉन्सिबली डू दैट थिंग, एंड सिमिलरली उसको रिस्पॉन्सिबली चेक भी करना पड़ेगा वो चीज़। एफिशिएंसी बढ़ जाती है बिकॉज आई एम लाइक यार मेरे को टाइम लिमिट दी है, सीनियर के सामने इंप्रेशन तो अच्छा होना चाहिए मेरा, फटाफट करके उसको दे देती हूँ। एंड इन जनरल वो इंटेग्रिटी भी सॉल्व करता है, सीनियर को पता चल गया अगर मैंने कुछ झोल किया तो। फिर उसके बाद कुछ नहीं, वापस इंटरनल चेक के बारे में बोल रहे, इफेक्टिवनेस, क्लैरिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, डिवीजन ऑफ वर्क हो गया, एक स्टैंडर्डाइजेशन भी हो गया प्रोसेस का कि हमेशा यू नो समवन इज मेकिंग एंड समवन इज चेकिंग, लाइक इन एनीथिंग बी इट एनी टाइप ऑफ इनवॉइस या एनी टाइप ऑफ वर्क देयर इज ऑलवेज अ मेकर एंड चेकर, ऐसा नहीं है कि एक में है एक में नहीं है, वैसा कुछ नहीं है। एंड अप्रेजल के लिए भी अच्छा होता है बिकॉज सीनियर नो उसकी हाँ जूनियर अच्छा काम कर रहा है एट द एंड ऑफ द डे, तो वो चीज़ है। फिर एक जनरल कंडीशंस पर्टेनिंग टू इंटरनल चेक सिस्टम, इसमें भी सिमिलर लाइंस पे खिचड़ी बना रहे वो लोग, वापस वही बोले कि जॉब रोटेशन करो, ऐसा मत करो कि एक ही बंदा सेम चीज़ बहुत टाइम तक कर रहा है, क्योंकि एक ही चीज़ अपन बहुत टाइम तक करते हैं तो कोई ना कोई लूप होल तो पता चल ही जाता है। सो दे आर लाइक कि नहीं तो उसको रोटेट कर। फिर एट द सेम टाइम दे आर लाइक लीव वंस इन अ ईयर, दे वांट कि तू भाई 5 दिन की लीव ले ले। द होल पॉइंट ऑफ दैट इज जब वो 5 दिन की लीव लेगा, बैक एंड पे जो टीम है वो उसका लैपटॉप और उसका काम स्क्रूटनाइज करेगी देखने के लिए कि कुछ फालतू काम तो नहीं हो रहा।
सो लीव देने के लिए वो प्रमोट करता है ना, एट द सेम टाइम एम्प्लॉय सोचता है कि हाँ भाई हमें लीव मिल रही है, तो वो भी चीज़ है। फिर उसके बाद नो एक्सेस टू बुक्स, वो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी में एनीवे देख लिया। बजटरी कंट्रोल्स, वो फोरकास्ट वाले कंट्रोल्स भी देख लिए। नो कंप्लीट कंट्रोल इज ऑल्सो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, एक पर्सन सब कुछ नहीं करना चाहिए। फिर अकाउंट कंट्रोल फॉर ईच क्लास ऑफ अ सेट, इसमें भी वही लिखा है कि एक क्लास ऑफ असेट में कोई भी एडिशन वडिशन हो उसका पीरियोडिक इंस्पेक्शन करो, फिजिकल कंडीशन देखो, वही ये सेम पॉइंट्स तो देखेगा ना, ऐसे गोल गोल घुमा के बार बार डाले जा रहे हैं। फिर मैकेनिकल डिवाइसेस टू प्रिवेंट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, इसमें सर बोलते हैं देखो लॉकर अपन लेता है तो लॉकर गोदरेज वाला लेना जिसमें चाबी वाबी सब अच्छी हो, ऐसा टाइप मैकेनिकल, ऐसा कोई अच्छे से जगह पे रखो। बैंक में अगर उन लोगों ने लॉकर एकदम फालतू जगह में रखा तो मे बी कोई भी जाके वहाँ से ज्वेलरी वेलरी ले ले, तो मेक श्योर कि तुम्हारा वो सिस्टम भी लॉक वॉक का एकदम परफेक्ट हो। फिर क्या है, मैनुअल एलिमेंट्स एंड इंटरनल कंट्रोल में बी मोर सूटेबल वेयर जजमेंट एंड डिस्क्रिशन आर रिक्वायर्ड। हाँ, जैसे कि कोई कैसे कंट्रोल जो होते हैं जो पूरे ऑटोमेटेड होते हैं, दैट इज स्टार्ट टू एंड सब कुछ अंदर अंदर ही हो रहा है, कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होता। बट कोई कोई कैसे होता है जिसमें मैनुअल इंटरवेंशन भी होना चाहिए। सो ही सेइंग कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि एवरी टाइम पूरा ऑटोमेट वुड बी अ गुड थिंग। तो सपोज अगर तेरा कोई लार्ज, कोई एकदम नॉन रिकरिंग टाइप है, लार्ज चीज़ है, जैसे कि अपन ने देखा ना इंटरनल कंट्रोल का एक लिमिटेशन क्या था, कोई अनयूजुअल नेचर का चीज़ होगा तो इंटरनल कंट्रोल डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। सो एट द एंड ऑफ द डे अगर तेरा कोई अनयूजुअल नॉन रिकरिंग टाइप आइटम आया तो उसमें एक मैनुअल एलिमेंट भी बोलो कि एक मैनुअली भी एक पर्सन देखे कि हाँ भाई ये ठीक है। फिर इन जनरल अगर कोई एरर है जिसको एक, इसमें सर ने बोला था कि लेट्स से एक कोई चीज़ है, मुझे पता है कि ये डेफिशिएंसी हो रही है बट मैं उसको प्रॉपरली फॉर्मुलेट नहीं कर पा रही मेरे सिस्टम में, उसके अगेंस्ट कोई परफेक्ट कंट्रोल डिफाइन करके इनपुट नहीं दे पा रही। सो अगर मुझे पता है कि ये डेफिशिएंसी है बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक इट अंडरस्टैंड, जैसे लाइक जैसे अपन बात करते हैं तो मुझे कुछ समझाना है लेकिन मैं समझा नहीं पा रही, तो सिमिलरली अगर ऐसा कुछ हो रिस्क के साथ तो इन दैट केस डिफ़िकल्ट हो जाएगा। लेकिन तुझे पता है तो तू मैन्युअली तो चेक कर ले कि जो तुझे लगता है वो सही तो है, तेरे हिसाब से तो कोई एरर वेरर नहीं जा रहा ना। फिर इन जनरल चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, वो भी अपन ने देखा चेंजिंग सर्कमस्टांसेस की वजह से रिस्क भी बढ़ रही है, जैसे कि टेक्नोलॉजी चेंज हुआ, पर्सनल चेंज हुआ, तो अपन को पता है कि हाँ ऐसा कोई नया सर्कमस्टांस आया है ये टाइम, तो फिर थोड़ा मैनुअल एलिमेंट भी दे दे कि तू भी एक बार देख कि सब ठीक हो रहा है ना। एंड एट द एंड ऑफ द डे ऑटोमेटेड कंट्रोल्स तो चलते जा रहे हैं, बट कोई मैनुअल बंदा उसको देखेगा तो सही ना, मॉनिटर तो करेगा कि अचानक सॉफ्टवेयर क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर ब्रेकडाउन हो गया तो समथिंग लाइक दैट। तो इन जनरल एट द एंड ऑफ द डे अपना आईटी सॉफ्टवेयर वाला टीम वुड बी इफेक्टिवली मॉनिटरिंग कि सब तेरा ऑटोमेटेड कंट्रोल्स ठीक जा रहा है कि नहीं। फिर वो लोग बोल रहे हैं बेसिक अजम्पशंस क्या होता है, यहाँ पे भी वो लोग वैसे ही बोल रहे हैं कि इन जनरल कस्टडी एक के पास होना चाहिए, डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पर्सन के पास सब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिव्यूअर अलग होना चाहिए, चेकर मेकर अलग होना चाहिए। सेम चीज़ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी एंड मेकर चेकर, इसको वो लोग ने 5 लाइन में एक की जलेबी बनाई है बार बार। फिर उसके बाद फ्लो चार्ट ऑफ, हाँ अगर कोई बाई चांस चल तेरे इधर डॉक्यूमेंट आया या फिर तू कोई डॉक्यूमेंट अगर तू बना रहा है तो देखने का कि कितनी कॉपीज़ बना रहा है, वो कॉपी पहले तो तुझे इंटरनली तेरे कोई डिपार्टमेंट में देनी है या फिर ऐसा है कि तुझे बाहर देना है तो उसके लिए अलग कंट्रोल्स है, कितना कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन हो रहा है, वो प्रॉपर ऑथराइज है कि नहीं, जो भी तू फाइलिंग वाइलिंग दे रहा है, मतलब इन जनरल तो डॉक्यूमेंट को कैसे डिस्पोज कर रहा है। द डॉक्यूमेंट एट द एंड ऑफ द डे इट इज being received by the person who actually should receive and it is not being received by some third party. फिर मटीरियल वीकनेसेस आर डिफाइंड एज, हाँ मटीरियल वीकनेस क्या होती है, अगर तुझे पता है कि ये एक रिस्क है लेकिन उसके अगेंस्ट कोई कंट्रोल है ही नहीं तो एक ये वीकनेस जैसा हो गया, इन लोग की कंट्रोल डिज़ाइन इज़ नॉट गुड, कि यहाँ पे हो सकता है कि एरर फ्रॉड हो जाए। फिर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विथ रिगार्डिंग टू सच अ लेटर, तुम लोग लिस्ट डाउन करो कि वीकनेसेस, हाँ अच्छा हाँ अपन पता है अपन वो ये था क्या था SA 265, अपन उधर मैनेजमेंट TCWG को स्पेसिफिकली इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में कम्युनिकेट करके बोलते हैं कि ये एक लेटर है, ये वीकनेसेस हम लोग ने आइडेंटिफाई की
एंड दीज आर सम सजेशंस दैट वी वुड लाइक टू गिव यू। फिर अपन वो भी देखते हैं कि अपन ने जो सजेशंस दिया उस पर मैनेजमेंट ने कोई एक्शन लिया है क्या। एंड एट द एंड ऑफ द डे तुम लोग ने लेटर दे दिया, इट इज़ लाइक इट रिड्यूसेस योर लाइबिलिटी कि हाँ भाई ऑडिटर ने तो बोला था, अब मैनेजमेंट ने कुछ नहीं किया, तो ऑडिटर की तो लीगल लाइबिलिटी थोड़ी कम हो गई। फिर एक उन लोग ने एग्जाम्पल दिया है कि तू कोई लेट्स से इधर जा रहा है, क्या कहते हैं, इमेजिक का कोई ऐसा थीम पार्क है, तो थीम पार्क में जा रहा है, तो वहाँ पे क्या इंटरनल कंट्रोल्स हो सकता है। तो सबसे पहली बात तो जो मैं टिकट प्रिंट कर रही हूँ, टिकट्स पे हमेशा कोई अलग नंबर होना चाहिए, या फिर जैसे अब तो QR कोड हो गया, तो टेक्निकली मेरा टिकट मैं ही स्कैन कर सकती हूँ, मेरे टिकट के ऊपर कोई एक स्पेसिफिक QR कोड होगा। सो देयर शुड बी समथिंग सम डिस्टिंक्ट वाला चीज़, कोई सीरियली नंबर होना चाहिए या QR कोड होना चाहिए, सो दैट वे आई कैन नो कि हाँ ये टिकट अलग है, वो टिकट अलग है। फिर उसके बाद टिकट का सेल्स कितना है, टिकट का रिको बनना चाहिए कि तूने ऑनलाइन कितना बेचा वर्सेस ऑफलाइन कितना बेचा, उसका रिको बनाओ। फिर जो भी कैश तुम लोग ने कलेक्ट किया उसका भी रिको बनाओ विद द टिकट्स यू हैव सोल्ड, उसको डेली डिपॉजिट करो। एंट्रेंस के टाइम टिकट को कैंसिल करो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरी टिकट मैं ले ली फिर अंदर से किसी और को दे दी, कोई और वापस वो सेम ही टिकट में आ गया, तो मेरे एंट्रेंस के टाइम में भी मेरी टिकट ले लो या उसको फाड़ दो, ऐसा कुछ करो। अगर एडवांस बुकिंग है तो मतलब हाउ आर यू इंश्योरिंग कि तुम्हारा एडवांस बुकिंग आज का है तो तुम्हारा रेवेन्यू भी आज ही हो रहा है, हाउ आर यू इंश्योरिंग कि आगे पीछे नहीं हो रहा है, मतलब तुम लोग टाइमिंग कैसे देख रहे हो कि प्रॉपर आ रहा है कि नहीं। अगर डिस्काउंट्स दिया है या कोई फ्री एड ऑन सर्विस या कुछ वो दिया है, उसमें भी अपन ने देखा रेवेन्यू में वो POVO एंड अलग अलग रिकग्नाइजेशन होता है। तो सिमिलरली डिस्काउंट्स कैसे देख रहे हो, उस पर क्या कंट्रोल है। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे ही डिस्काउंट दे रहा है, अचानक सेलर बोल रहा है, वो वहाँ पे टिकट काउंटर वाला बोल रहा है हाँ आप अच्छे लग रहे हो, आपको मैं 50% डिस्काउंट दे देता हूँ, और दूसरे बंदे को बोलता है नहीं कोई डिस्काउंट ही एग्जिस्ट नहीं करता। कोई यूनिफॉर्मिटी भी होनी चाहिए। एंड सरप्राइज चेक तो वो तो सब में है ही। उसके बाद जो अलग अलग फ्रेमवर्क्स है, कोसो, कोको, कोबिट एंड क्या है ये सारबेंस, ये सब तो सर ने उड़ा दिया। सर इज लाइक बस ऐसे एक बार देख लेना, कोई भी MCQ के लिए एक बार रीड कर देना, वरना ही वाज लाइक टाइम पास है, ये नहीं देखा है।